हेलो एंड वेलकम टू फिलर फार्म। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज वो भी रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड पर ही। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय नेम इज़ मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो हमारा टारगेट क्या रहता है? टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन होता है यूजीसी नेट जेआरएफ। सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फार्म से? आपको मिलता है यूजीसी नेट के रिलेटेड 100% सिलेबस कवरेज, फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, लाइव क्लास है ना, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है। तो ये सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फार्म की वेबसाइट से जो है www.ugc-net.com। ओके, सो ये फ्री क्लासेस है, इनको आप देख लीजिएगा। और फिलर फार्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दे सकते हैं। ठीक है, ओके। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये 2 बजे का क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा। देखो, अगर आप एमसीक्यूज खाली करोगे, ठीक है, हर यूनिट के 300-400 एमसीक्यू करोगे तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को मिला के आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो आप फोकस करो ज़्यादा। जो क्लास हो रहा है एमसीक्यू क्लास, ढूंढो एमसीक्यू क्लास कहाँ पे है। मतलब ये अगर आपको लिंक नहीं आएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको देखो आप फिलर फार्म, इसमें यूट्यूब पे आप फिलर फार्म डाल के वहाँ पे नाम लिख के फिलर फार्म, वहाँ पे देखो 2 बजे का क्लास जो है, जिसने जो पहले के क्लास हुए थे यानी 7 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं 2 बजे का क्लास जो एमसीक्यू क्लास है। जिसने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं वो जाओ और देखो अभी। ठीक है, हाँ। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी, दूसरा आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ओके। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फ्रॉम जेआरएफ अचीवर्स। तो ये है नेट अचीवर्स। ठीक है, सो अपना थम्स अप दीजिए। आर यू रेडी? ओके, सो देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ओके, सो अपना थम्स अप दे दीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। ओके, तो चलते हैं। सो एवरीवन इज रेडी, सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ो और आंसर करो। देखो, आपके पास ओनली 30 सेकंड है। 30 सेकंड का एक्स्ट्रा मैं नहीं दे दूंगा, आप तुरंत आंसर करो हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, विच रिसर्च अप्रोच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप दैट इज कॉजल इन नेचर। यानी इनमें से कौन सी वो रिसर्च है जो हमें रिलेशनशिप दिखाता है जिसमें काज देखा जाता है, जिस रिलेशनशिप में काज देखा जाता है। तो वो कौन सी होते हैं? ए काजल कंपैरेटिव, बी एक्सपेरिमेंटल, सी कोरिलेशनल, डी डिस्क्रिप्टिव। आंसर सबको आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो तुरंत। चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च है जहां हम रिलेशनशिप देखते हैं, बट उस रिलेशनशिप में काज देखते हैं। क्या देखते हैं? काज, काजल नेचर होती है। ठीक है, हाँ। सो एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो होती है इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं काजल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 एंटिटीज या बिटवीन द एंटिटीज, यानी जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में जो कॉज देखना होगा तो वो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। ठीक है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिपेंड्स ऑन वेल डिफाइंड रिसर्च हाइपोथेसिस। यानी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस पे डिपेंड होता है? जब हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड हाइपोथेसिस होगी, है ना, एक अच्छी हाइपोथेसिस होगी। दैट स्पेसिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी ऑब्जर्व्ड, जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू बी कंट्रोल्ड, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब है जो कॉजल रिलेशनशिप्स हमें दिखाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो।
द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज इनटू एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और प्रेडिक्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन, यानी वो क्लासिफिकेशन जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं रिसर्च को, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, प्रेडिक्टिव रिसर्च, तो ये किसके हिसाब से होती है? लॉजिक के हिसाब से, बी आउटकम, सी प्रोसेस, डी पर्पस। इसका आंसर सब करो, किसके हिसाब से होती है ये, ठीक है। हाँ, तो आपके 30 सेकंड खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, पर्पस, पर्पस के हिसाब से होता है, ठीक है। हाँ, यानी ये क्लासिफिकेशन होती है पर्पस के हिसाब से, हैं। देखते हैं इसके बारे में, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, जैसे पर्पस, हम पर्पस करते हैं, प्रोसेस या आउटकम। तो देखो, बेस्ड ऑन पर्पस, अगर हम पर्पस की बात करें या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, यानी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारे पास रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं? एक आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तीसरा होता है एनालिटिकल रिसर्च और प्रेडिक्टिव रिसर्च। ये सारे किसके बेस पे है? पर्पस के बेस पे। इसी तरह प्रोसेस की बात करें, अगर हम प्रोसेस को अगर हम देखेंगे, तो प्रोसेस के हिसाब से हमारे पास दो टाइप है, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, या अप्रोच के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच। इस तरह आउटकम के बेस पे आती है, मतलब जो हमारे आउटकम रिसर्च के उसके बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें तीन टाइप्स आते हैं, एक आता है अप्लाइड रिसर्च, दूसरा आता है बेसिक रिसर्च, है ना, और तीसरा आता है एक्शन रिसर्च। तो ये आप ध्यान रखोगे, इसको आप भूलना नहीं, ओके। सो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को मतलब कभी भी पूछा जाएगा, यानी प्रोसेस के हिसाब से कितने हैं, आउटकम के हिसाब से कितने हैं, पर्पस के हिसाब से कितने हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कॉजलिटी कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस जो कॉज का आता है वो किस रिसर्च मेथड से हम देखते हैं? ए एक्सपेरिमेंटल, बी कॉजल कंपैरेटिव, सी कोरिलेशनल, डी नन ऑफ द अबव। पढ़ो और आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है अगर हमें किसी के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में हमें कॉज देखना होगा, ठीक है। सो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द केस स्टडी इज दैट, इनमें से लिमिटेशन कौन सी है केस स्टडी की? There are few subjects for which it is applicable. There are no control groups. It requires a large and expensive sample size. None of the above. सब आंसर करो, सब की पार्टिसिपेशन जरूरी है। देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर करो। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर करो, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इस मॉक टेस्ट में, इस क्विज में, ओके। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। देयर आर नो कंट्रोल ग्रुप्स। एक लिमिटेशन कौन सी केस स्टडी की कि हमारे पास कंट्रोल, इसमें कंट्रोल ग्रुप्स नहीं होते हैं, ठीक है, केस स्टडी में। देयर आर फ्यू सब्जेक्ट, देखो ये होता है इसमें, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक है। इट रिक्वायर्स लार्ज और एक्सपेंसिव सैंपल साइज, ये नहीं है, इसमें कम ही चलता है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, तो ये नहीं है। देयर आर नो कंट्रोल ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप्स में नहीं होते हैं, तो वो लिमिटेशन है इसकी, ओके। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज टर्म्ड एज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन किसको कहा जाता है इनमें से? ए हिस्टोरिकल रिसर्च, बी फिलोसॉफिकल रिसर्च, सी फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, डी ऑल द अबव। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन किसको कहा जाता है इसमें? चलो देखते हैं, इसका मैक्सिमम का आंसर आ गया है, ऐसे तुरंत आंसर करो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसमें हम कंट्रोल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। जितना हमें जरूरत होता है उतना हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें, उस पर हम अगर रिसर्च करेंगे, टेम्पल्स पे अगर रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होती है ना, ऑब्जर्वेशन होती है, उतना ही मतलब लिमिटेड होता है, मतलब कंट्रोल होता है।
हाँ, तो दैट मीन्स हिस्टोरिकल रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो किस में आती है? एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, बायोग्राफिकल। आंसर करो सब। तुरंत आंसर आना चाहिए। दोबारा मैं बताता हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट एम्पेरिकल। देखो एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है वो फील्ड बेस्ड होती है, फील्ड वर्क बेस्ड यानी एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। एम्पेरिकल रिसर्च इज रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनोमेना एज डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय द रिसर्चर। यानी ये किस पे बेस होती है? ऑब्जर्वेशन पे बेस होती है। ठीक है, एक फिनोमेना, एक प्रोसेस को हम मेजर करते हैं तो इसको हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कैसे मानते हैं। द डेटा दस गैदर्ड में बी कंपेयर्ड अगेंस्ट ए थ्योरी और हाइपोथेसिस। और जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं उसको हम थ्योरी या हाइपोथेसिस से कंपेयर करते हैं, है ना। बट द रिजल्ट्स आर सेटल बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मगर जो रिजल्ट्स आते हैं वो किस पे बेस होते हैं? रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी फील्ड एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, हाँ, रियल लाइफ यानी जो फील्ड में हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं वही उसी पे बेस होती है कि जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। द टर्म फिनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। फिनोमेनोलॉजी किसके साथ रिलेट होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशनल स्टडी, डी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सब आंसर करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओनली 30 सेकंड में सब आंसर करो, क्विक रिस्पॉन्स दे दो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्वालिटेटिव रिसर्च। फिनोमेनोलॉजी जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पार्ट है, एक टर्म उसके इसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, तो फिनोमेनोलॉजी इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। इनमें से लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन कौन नहीं है? सब पढ़ो और आंसर करो। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन इनमें से कौन नहीं है? पैनल, क्रॉस डिस्कशन, क्रॉस सेक्शनल, ट्रेंड, बोथ ए एंड सी आर लॉन्गिट्यूडनल डिजाइंस। सबको का आंसर आना चाहिए। सब पार्टिसिपेट करो क्विज में। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो और कंसिस्टेंसी बना के रखो। देखो मैंने आपको बोला कि आपका कंसेप्ट जो पेपर 1 के वो क्लियर हो जाएंगे। मतलब जो एमसीक्यूज हो रहे हैं, जो पीवाईक्यूज हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, है ना, इस 2 बजे वाले क्लास में। तो दैट मीन्स कि इस पे आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, हाँ, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहीं से। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट क्रॉस सेक्शनल। देखो डेवलपमेंट स्टडी के टाइप्स है, एक आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, दूसरा क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो ये वो अलग है। तो देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी मतलब नहीं है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के साथ रिलेटेड। ठीक है, हाँ, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन कौन है? वो तो क्रॉस सेक्शनल है, वो तो अलग है। क्रॉस सेक्शनल टाइप है डेवलपमेंट स्टडीज। ठीक है, ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। When a researcher starts with the dependent variable and moves backwards, it is called। जब रिसर्चर स्टार्ट करता है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल से और वो चला जाता है पीछे, देखा जाता है कि बैक मतलब वो पीछे चला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी व्हेन ही मूव्स बैकवर्ड्स बट ही स्टार्ट्स विद डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? प्रेडिक्टिव रिसर्च, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वेरी गुड, ऐसे तुरंत आंसर करो, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च क्या होती है देखते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी लुक्स बैकवर्ड्स एंड एग्जामिन्स एक्सपोजर्स, सस्पेक्टेड रिस्क और प्रोटेक्शन फैक्टर्स इन रिलेशन टू एन ऑटोनॉमस दैट इज एस्टैब्लिश्ड एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च क्या होती है? हम बैकवर्ड जाते हैं, हम देखते हैं
ठीक है, कि मतलब क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, हाँ, या प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है, हाँ, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं कि रिस्क क्या थी, मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम डिजीज़ की बात करेंगे, वो डिजीज़ कैसे हो गई, अब उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके बेस पे हम जब आउटकम लाएंगे, ठीक है, तो उस स्टडी को हम क्या कहेंगे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च है, ठीक है। हाँ, तो रेट्रोस्पेक्टिव के एग्जांपल एक है कि हमारे पास है 100 पीपल जिनकी एडिस हो गई है, ठीक है। तो उनको हम उनके बारे में हम थोड़ा बताएंगे कि उनको बोलेंगे कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है, और इनके मेडिकल हिस्ट्री हम चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, कि ये डिजीज़ कहाँ से आ गई, इनमें एडिस कहाँ से आ गई है। उसी तरह हम दूसरा ग्रुप ले लेंगे, उसमें भी 100 पीपल, वो मगर उनको एडिस नहीं होगी, तो विदाउट एडिस वो होंगे, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। और दो ग्रुप्स में उनको भी हम कंपेयर जब करेंगे दोनों को, यानी जिनको एडिस हो गए 100 पीपल को, और वो 100 पीपल वो जिनको एडिस नहीं होगा, तो उनको हम लाइफ स्टाइल के बारे में कहेंगे, उनको कैसे, मतलब जो एड्स वाले हैं उनको कैसे डिजीज़ हो गई है, या उनका ये रहन सहन कैसा है, ठीक है। जब हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है, इसमें क्या लेते हैं, हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल स्टार्ट करते हैं और हम बैकवर्ड चले जाते हैं। जैसे हमने देखा एड्स वाले मतलब जो पीपल है, तो उनको हम देखते कि कैसे हो गई ये डिजीज, है ना। हाँ, तो सो दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। द इसेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज, एक्सपेरिमेंटल मेथड का इसेंस क्या रहता है, ठीक है, मतलब उसका सोल क्या होता है, बेस क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड का। करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉरल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, obtaining direct reports from subjects about their subject experience, C, careful measurement and record keeping, D, using control to identify cause and effect connections। सब आंसर करो, बहुत इजी है। एक कीवर्ड से आप पकड़ोगे इसका आंसर, अगर आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप अच्छे से समझोगे तो कीवर्ड से पकड़ोगे इसका आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, यूजिंग कंट्रोल टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शंस, यानी हम इसमें कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच रिसर्च पैराडाइम इज बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी। प्रैग्मेटिक व्यू पे कौन सा इसमें रिसर्च पैराडाइम मतलब जिसकी बेस होते प्रैग्मेटिक व्यू, ठीक है। हाँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्सड रिसर्च, नन ऑफ द अबव। सब पढ़ो और आंसर करो। चलो मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, मिक्सड रिसर्च, ठीक है। मिक्सड मेथड रिसर्च होती है, उसमें प्रैग्मेटिक व्यू होता है, ठीक है। क्यों होता है कि यानी इट इज द मोस्ट सुटेबल मेथडोलॉजी एज कंपेयर टू अनदर रिसर्च पैराडाइम बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स यूज द क्वालिटेटिव पैराडाइम फॉर वन स्टेज एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम फॉर अनदर स्टेज। क्योंकि इसमें एक पैराडाइम में होता है यूज क्वालिटेटिव, दूसरे में होता है, एक स्टेज में होता है क्वालिटेटिव, दूसरे स्टेज में होता है क्वांटिटेटिव। तो इसीलिए हम मिक्सड मेथड रिसर्च को प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी भी मतलब बोलते हैं, ठीक है। इसकी बेस बोलते हैं कि मिक्सड मेथड रिसर्च जो है इसकी बेस क्या है, प्रैग्मेटिक व्यू, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच रिसर्च पैराडाइम इज नॉट मच कंसर्न अबाउट जनरलाइजिंग इट्स फाइंडिंग्स, यानी कौन सी रिसर्च ऐसी है जो ज़्यादा लीस्ट यानी बहुत कम, ठीक है, हाँ, कंसर्न होती है कि जनरल उसके रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है। यानी किसके रिसर्च को हम जनरलाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, बी क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्सड रिसर्च, नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। किस रिसर्च के रिजल्ट्स को हम ज़्यादा रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च को हम ज़्यादा जनरलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब ये लीस्ट होती है, लीस्ट कंसर्न होती है अबाउट जनरलाइजिंग द रिजल्ट, जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स। ओके,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिव रिसर्च? इनमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सा डिस्क्राइब करता है, कौन सा ऑप्शन? ठीक है, ए द कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, बी एन अटेम्प्ट टू कन्फर्म द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, सी रिसर्च दैट इज एक्सप्लोरेटरी, डी रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू जनरेट अ न्यू थ्योरी। चलो सब आंसर करो, सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो आंसर करके लाइक करो, ठीक है। हाँ, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, एन अटेम्प्ट टू कन्फर्म द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। यानी इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम देखते हैं कि यानी जो इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर ने जो हाइपोथेसिस बनाते हैं यानी उसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है यानी जो प्रेडिक्टेबल हाइपोथेसिस होती है यानी जो हमने गेस किया होता है उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको हम कंफर्म करते हैं फिर, ठीक है। सो आप ये ध्यान में रखोगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा होता है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। विच ऑफ द फॉलोइंग और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, it can produce important knowledge about cause and effect, it uses the deductive scientific method, all the above। देखो मैक्सिमम का आंसर गलत आएगा। सोचो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है। हाँ, अच्छे से पढ़ो। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के यहाँ ही पे आपको क्लियर होता है क्या होती है, ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ही है ना, ओके। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, इट कैन प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। यानी एक्सपेरिमेंट रिसर्च हमें देती है नॉलेज किसके बारे में, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, यानी हम प्रोड्यूस करते हैं नॉलेज कॉज एंड इफेक्ट के रिलेटेड, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज लाइकली टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स? देखो ये भी रिलेट है पिछले क्वेश्चन के साथ, है ना। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज लाइकली टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस? स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कौन देता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में, देखना, ठीक है। हाँ, इजी क्वेश्चन, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, मैक्सिमम का आंसर आ गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी ये देखो इसके साथ रिलेट है, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, है ना। तो यहां पर भी क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 16, रिसर्च इन विच द रिसर्चर यूजेस द क्वालिटेटिव पैराडाइम फॉर वन फेज एंड द क्वांटिटेटिव पैराडाइम फॉर अनदर फेज इज नोन एज। यानी रिसर्चर एक स्टेज में यूज करता है पैराडाइम, एक क्वालिटेटिव, दूसरे में क्वालिटेटिव, ठीक है, या पहले क्वालिटेटिव यूज करता है दूसरे में क्वांटिटेटिव यूज करता है दूसरे स्टेज पर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मिक्सड मेथड रिसर्च। देखो यहां पे आपको ये क्लियर मेंशन है। अगर आप पिछले क्वेश्चंस पे ध्यान दिया होता तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, मिक्सड मेथड रिसर्च। मिक्सड मेथड रिसर्च में क्या होता है कि एक रिसर्चर यूज करता है पहले क्वालिटेटिव पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में वो यूज करता है क्वांटिटेटिव पैराडाइम, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ प्रीमाइसेस? ठीक है, इनमें से कौन सी वो रिसर्च है, कौन सा रीजनिंग है जो स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकाल के लेता है अपने उस प्रीमाइसेस में से, ठीक है। हमारे पास कुछ प्रीमाइसेस होते हैं तो उनमें से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकल के आता है, तो वो कौन सी रीजनिंग है? रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, प्रोबेबिलिस्टिक। सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो, तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, डिडक्टिव रीजनिंग। यानी हम क्या करते हैं, हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, ठीक है।
हाँ, यानी हम स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल के लाते हैं, ठीक है, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग में होता है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च दैट इज डन टू एग्जामाइन द फाइंडिंग्स ऑफ समवन एल्स इज यूजिंग द सेम वेरिएबल बट डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड, ठीक है। हाँ, तो वो रिसर्च जो हम करते हैं, मतलब जिसमें फाइंडिंग्स कैसे आते हैं कि द फाइंडिंग्स ऑफ समवन एल्स इज यूजिंग, हम किसी दूसरे के फाइंडिंग को यूज करते हैं, सेम वेरिएबल को यूज करते हैं, बट पीपल थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है। हाँ, वेरिएबल सेम होंगे, यानी फाइंडिंग को भी हम एग्जामाइन करते हैं, सेम फाइंडिंग जो होते हैं, मगर लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेशन, हाइपोथेसिस, रेप्लिकेशन और एम्पिरिसिज्म। सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर, सी पार्ट, रेप्लिकेशन, ठीक है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। देखते हैं रेप्लिकेशन किसको कहते हैं। रेप्लिकेशन इज द एक्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और कॉपिंग समथिंग और इज ए कॉपिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कोई अच्छी सी पेंटिंग बना ली, अगर हम उस पेंटिंग को कॉपी कर लेंगे, दैट इज रेप्लिकेशन। या व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एंड द रिजल्ट फ्रॉम द ओरिजिनल आर रिप्रोड्यूस्ड, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया होगा पहले ही, उसको जब हम रिपीट करेंगे उसी एक्सपेरिमेंट को, तो हमारे पास जो ओरिजिनल रिजल्ट आ जाएगा या उस वही रिजल्ट वही फाइंडिंग्स आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है एक ओरिजिनल स्टडी की, ठीक है। कोई ओरिजिनल स्टडी हुई है, हमने वही स्टडी की, बट लोग थोड़े डिफरेंट होंगे, तो दैट इज रेप्लिकेशन। अगर हम एक पेंटिंग की बात करेंगे, जैसे मैंने भी बोला, पेंटिंग जो होती है, किसी ने अच्छी पेंटिंग बना ली, अगर हम वही कॉपी करेंगे तो उसको हम रेप्लिकेशन कहेंगे। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच साइंटिफिक मेथड इज अ टॉप डाउन और कन्फर्मेटरी अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच किसको कहते हैं, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, हाइपोथेसिस मेथड, पैटर्न मेथड। आंसर करो सब। इजी क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, चाहे सीटेट का एग्जाम होगा, चाहे नेट का एग्जाम होगा, है ना, चाहे पीएचडी एग्जामिनेशन के रिलेटेड कोई एग्जाम होगा, है ना। तो इसमें ये इन सब कंप्यूटर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, डिडक्टिव मेथड, यानी टॉप डाउन अप्रोच किसको कहते हैं, डिडक्टिव मेथड। इसके बारे में हम जानेंगे बाद में, तो अभी आप याद रखो टॉप डाउन अप्रोच किसको कहते हैं, डिडक्टिव मेथड को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, वी साइंटिफिक मेथड इज अ बॉटम अप। अब बॉटम अप आ गए यहाँ पे, बॉटम अप किसको कहते हैं, या जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च किसको कहते हैं, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, हाइपोथेसिस मेथड, पैटर्न मेथड। सब आंसर करो। वेरी गुड। जिससे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर करो, ठीक है। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, इंडक्टिव मेथड। अब बॉटम अप किसको कहेंगे, इंडक्टिव मेथड। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। अभी इंग्लिश में देखो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको हिंदी में भी, फिर उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इंडक्टिव मेथड होता है, इट इज कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ न्यू थ्योरी इमर्जिंग फ्रॉम द डेटा, यानी इसमें हम न्यू थ्योरी निकाल के लाते हैं, किसमें, इंडक्टिव मेथड में। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इट इज एमड एंड टेस्टिंग थ्योरी, यानी इसको हम इसमें हम टेस्ट करते हैं थ्योरी को, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम न्यू थ्योरी लाते हैं, न्यू थ्योरी जनरेट करते हैं इंडक्टिव में, इसमें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं डिडक्टिव में। इंडक्टिव में इट गिव्स न्यू नॉलेज, इंडक्टिव देता है न्यू नॉलेज, डिडक्टिव डज नॉट गिव ए न्यू नॉलेज, डिडक्टिव हमें न्यू नॉलेज नहीं देता है। एज देयर इज ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ थ्योरी, यानी यहाँ पे थ्योरी ऑलरेडी होती है, उसको हम टेस्ट करते हैं। यानी हम कहेंगे कि इंडक्टिव मेथड में नॉलेज मिलती है, डिडक्टिव मेथड में नॉलेज नहीं मिलती है, ओके। इसी तरह फ्रॉम ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जनरल कंक्लूजन इज ड्रॉन, यहाँ पे एक जनरल कंक्लूजन निकल के आता है, किसमें, इंडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव मेथड में फ्रॉम ए जनरल प्रेमाइज स्पेसिफिक रिजल्ट्स आर प्रेडिक्टेड, स्पेसिफिक रिजल्ट्स निकल के आते हैं, किसमें, डिडक्टिव मेथड में। इसी तरह इंडक्टिव मेथड में पर्टिकुलर टू जनरल हम जाते हैं, ठीक है। हाँ, पर्टिकुलर टू जनरल, यानी फिर वो बाद में आपको बताऊंगा पर्टिकुलर टू जनरल क्या होता है। डिडक्टिव मेथड में हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। इसी तरह इंडक्टिव मेथड में हम बॉटम अप अप्रोच जाते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें करिकुलम को स्टडी करना होगा, हम पहले मतलब
लेते हैं राय, अगर हमें एडवाइस अगर हमें लेना होगा, हम लेते हैं सोसाइटी में से, पेरेंट से, टीचर से, ठीक है। तो उसके बाद वो चला जाता है आप पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। दैट कम्स अंडर बॉटम अप अप्रोच है। इस टॉप डाउन अप्रोच, अगर यही करिकुलम आप फेस करेंगे डायरेक्ट एक्सपर्ट्स, ठीक है, तो वो टॉप डाउन यानी एक्सपर्ट्स फ्रेम करते हैं करिकुलम को, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो टॉप डाउन अप्रोच बनता है। इस तरह बॉटम अप को मैंने बोला कि नहीं, जब हम एडवाइस लेंगे पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर से कैसे करिकुलम होना चाहिए, तो फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स उसको बना लेंगे। दैट कम्स अंडर बॉटम अप अप्रोच, ओके। तो स्पेसिफिक टू जनरल हम जाते हैं, ठीक है। इस तरह डिडक्टिव मेथड में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, यानी यहाँ पे इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, लीड्स टू प्रोबेबल कंक्लूजन, यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकल के आता है। डिडक्टिव मेथड में कंक्लूजन इज ट्रू इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, कंक्लूजन होता है ट्रू जब प्रीमाइसेस ट्रू होंगे। इस तरह इंडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल टू रूल निकल के जाते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे पहले मतलब पर्टिकुलर जनरल क्या होता है, पर्टिकुलर मीन्स पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम रूल बताते हैं, पहले हम एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी पढ़ाते हैं। तो वो इंडक्टिव मेथड में, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, ओके। सो ये था आज के 20 MCQs, ओके। सो आई होप यू एंजॉय दीज 20 MCQs। सो थैंक यू एवरीवन। तो ये है हिंदी में, आप हिंदी को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सब। इसको नोट डाउन करो अपने अपने जो नोट्स है आपके, ठीक है, उस पर नोट डाउन करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप इसको बोलोगे, कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप अच्छे से कर पाओगे, है ना, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अपना फीडबैक दे दीजिएगा, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फीडबैक देख सकते हैं इस वेबसाइट पे www.fillerform.info, ओके। सो ये 2 बजे की क्लास है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने ये मिस किया, आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो ये कुछ फ्री क्लास है, इनको आप लाभ लीजिएगा, ओके। सो ये फिलर फॉर्म का अचीवमेंट है, आप भी मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम JRF अचीवर्स में या नेट अचीवर्स में आ जाएगा, ओके। सो ये क्विज आप दे दो, आज भी एक क्विज थी, ठीक है, हाँ, तो इसको आप दे दो, क्योंकि इस क्विज से आपकी कॉन्फिडेंस पता चले, और एग्जाम फोबिया जो होता है ना, वो एग्जाम फोबिया आपको दूर हो जाएगा जब आप इस क्विज को दे दोगे, ठीक है। कैसे एग्जाम फोबिया दूर हो जाएगा कि जो मतलब कल आप मतलब जब आप कंप्यूटर पे बैठोगे एग्जाम दे दोगे, ठीक है, तो वो एग्जाम आप अगर पहले ही दे दोगे, यानी ऐसे ही आप एग्जाम दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन एग्जाम दे दोगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी कल, ठीक है, कल के एग्जाम में, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। सो ये थैंक यू एवरीवन। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो उसको आप कमेंट में बता दो, उसको हम एड्रेस करेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, हाँ।